एक्सपीडिशन एक्स के इस एपिसोड में मुझे कुछ दिखा है वहाँ पेड़ के ऊपर। मैं और मेरी टीम विशाल विंग क्रीचर साइटिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसने अमेरिका के मिड वेस्ट में दहशत फैला दी है। हर कोई बता रहा है कि वो एक बड़े चमगादड़ जैसा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। चश्मदीदों के मुताबिक आप अकेले नहीं हैं जिसने अजीब क्रीचर्स देखे हैं। मॉथमैन वापस आ गया है। मैं हूं जॉश गेट्स। अपनी एक्सपीडिशंस के दौरान मैंने ऐसी चीजें महसूस की हैं जिनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मैंने एक टीम बनाई है जो अननोन के उस अजीब हिस्से को इन्वेस्टिगेट करेगी। चलते हैं। फिल टॉरिस एक साइंटिस्ट हैं जो हर घटना का वैज्ञानिक जवाब ढूंढते हैं। वाकई कमाल है, हमने टूम्बस्टोन्स को ढूंढ निकाला। वहीं जेसिका चोबॉट की पैरानॉर्मल रिसर्च ने उन्हें भूतों पर यकीन दिला दिया है। इस जंगल में एक राक्षस रहता है। फिल्म मैंने अभी किसी को भागते देखा। एक साथ हम जवाब ढूंढ रहे हैं दुनिया के कुछ हैरत अंगेज रहस्यों के। ये है एक्सपीडिशन एक्स। तो फिल और जेस, मैं उस केस की बात कर रहा हूं जिससे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, और ये केस बिल्कुल अलग है। अगर मैं सच कहूं तो ये खतरनाक भी है। मैं तो अभी से डर गई हूँ। किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? मैं किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ये केस जुड़ा है एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग क्रीचर से। इससे पहले कि फिल कमरे से भाग जाएं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जरा ये देखिए। वो शायद बर्ड है। चमगादड़ जैसा है। आखिर क्या है ये? ड्रैगन जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब इसके पंख बहुत बड़े हैं। वाह, ये ड्रैगन है। ये जो भी हो, इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन ये उन रिपोर्ट्स में से एक है जिनमें लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे उड़ते देखा है। वो इंसान जैसे क्रीचर्स हैं और उसे देखने वाले सब के सब डरे हुए हैं। ये बात समझ में आती है क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। कोई भी इंसान आसमान में इतने बड़े शिकारी को देख के जरूर डरेगा। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। कोई भी डरेगा क्योंकि आकाश में एक डार्क वेब्ड विंग्ड ह्यूमनॉइड को फ्लाई करते देख कौन नहीं डरेगा। तो अब बात करते हैं इस स्पेशल केस की। देश के दो अलग हिस्सों से लोग हाल ही में सिर्फ फ्लाइंग क्रीचर को देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो सबके सब बात कर रहे हैं अब तक के सबसे मशहूर फ्लाइंग क्रीचर की, और वो है मॉथमैन। यस, मैं जानती थी आप उसका नाम लेंगे। आप तो खुश हो आई गई। लव मॉथमैन। फिल, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं आपको भी बताऊंगा, आप भी जान जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत हुई वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट में नवंबर 1966 में। दो यंग कपल्स घूमकर घर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने शहर के बाहर देखा एक डरावने विंग्ड ह्यूमनॉइड क्रीचर को। उन्होंने बताया कि उसकी आंखें लाल थी और उसने उन पर ऊपर से हमला किया, और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उनकी कार को स्क्रैच करने लगा। पॉइंट प्लेजेंट के आसपास अगले साल भी मॉथमैन को देखा गया। उसे सिल्वर ब्रिज पर भी देखा गया। 15 दिसंबर 1967 को ब्रिज टूट गया। इस हादसे में 46 लोगों की जान चली गई। कई लोग इसका इल्जाम लगाते हैं मॉथमैन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 1975 में ओहायो में देखा गया, 1981 में 2 बार पेंसिल्वेनिया में, 1986 में केंटकी में, और 1994 में 3 बार दोबारा वेस्ट वर्जीनिया में देखा गया। उसके बाद सब शांत हो गया, लेकिन अब लगभग 2 साल से शिकागो और पॉइंट प्लेजेंट के आसपास के इलाके में मॉथमैन को 87 बार देखा गया है, बल्कि सिर्फ पिछले 3 महीने में उसे लगभग 12 बार वहां देखा गया है। तो जेस, आप कुछ कहेंगी? He's back, baby. Yes! Mothman is back. वो वापस आ गया। मैं इसके लिए तैयार हूँ। जेस, मॉथमैन में इतना इंटरेस्ट क्यों है आपका? ये तब से है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं रोज लाइब्रेरी जाती थी और वहाँ बैठकर वो सारी किताबें पढ़ती थी जो जुड़ी होती थी सुपरनैचुरल से, और शायद इसी वजह से मॉथमैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। हालांकि वो मुझे बहुत डरावना लगा। उसकी चमकती लाल आंखें, वो टीनेजर्स को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता, और आज भी लोग उससे बहुत डरते हैं। उसका अच्छा। असर पूरे शहर में है और हर कोई कहता है कि उन्होंने कुछ अजीब देखा। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो असली में है? हाँ, मुझे लगता है वो है। लेकिन फिल, मुझे लगता है कि आपको इस कहानी पर थोड़ा शक है। बल्कि मुझे भी लगता है कि इस कहानी को बनाया गया है, ये असली नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि
उसे बहुत बार देखा गया है। बहुत ज्यादा साइटिंग्स हुई हैं और मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने जरूर कुछ देखा है, पर क्या देखा है, वो चीज है क्या? मतलब आजकल काफी ड्रोन्स भी उड़ते हैं और जहाज भी उड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्लेन्स और ड्रोन अपने विंग्स को नहीं फड़फड़ाते हाँ और ना ही उनकी आंखें लाल होती हैं। हाँ, ये बात तो सच है। जेस की बात में दम है। और पता है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उस क्रीचर को देखा है वो झूठ बोल रहे हैं। क्या ये केस जुड़ा है अनआइडेंटिफाइड क्रीचर से? ये मिस आइडेंटिफिकेशन है? क्या ये हिस्टीरिया है? क्या ये फोकलोर है या इमेजिनेशन है? मैं चाहता हूँ कि आप इस सच का पता करें। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं शिकागो, लेकिन आपकी शुरुआत होगी पॉइंट प्लेजेंट पे। आप वहाँ जाएंगे जहाँ मॉथमैन को पहली बार देखा गया, और शिकागो में हो रही साइटिंग से उसका कोई रिलेशन है या नहीं, ये पता लगाना है। समझ गए? समझ गए। प्लान पूरा तैयार है। हमारी टीम लगभग 870 किलोमीटर का सफर तय करके वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट के पास है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। ये खूबसूरत तो है, लेकिन कुछ अलग है। मैं कुछ महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मॉथमैन यहीं कहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोकल आई विटनेस जॉनी से मिलने जा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि उन्होंने हाल ही में मॉथमैन को देखा। हेलो जॉनी। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। थैंक्स, आपने हमसे मिलने का वक्त निकाला। मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। हमने शिकागो में कुछ लोगों से बात की और कुछ लोगों से यहाँ भी। उन सब की कहानियाँ तो एक जैसी हैं, लेकिन उन सब का अलग अलग नजरिया है कि वो था क्या। मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। देखिए, सच कहूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या देखा था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो आधा अधूरा देखकर ये कह दें कि देखिए मैंने मॉथमैन देखा अगर था। आपसे सच कहूँ तो हर कोई यही कह रहा है। वहाँ उन्होंने कुछ देखा तो है, पर वो जानते नहीं है कि वो क्या था। और मॉथमैन की कहानी इस इलाके से शुरू हुई थी, तो इसलिए हमने सोचा पहले आपसे पूछें। हम अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए अगर आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसिकली मैं वहाँ फिशिंग कर रहा था उस कॉर्नर में। मैं अपनी चेयर पर बैठा था और मैं खामोशी से ब्रिज की तरफ देख रहा था। मेरे हाथ में फिशिंग रॉड थी। तभी मैंने देखा कि ब्रिज से कोई नीचे कूदा है। पहले मुझे लगा कि कहीं कोई सुइसाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर वो नीचे उड़ता हुआ ऊपर आया और दूर निकल गया। मैंने सोचा शायद कोई ईगल या हॉक होगी, पर जब वापस आकर मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बताया तो वो हैरान हो गए। मैं नहीं जानता था। उन्होंने मुझे बताया कि जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वहाँ पर मॉथमैन को देखा गया है। ओरिजिनल ब्रिज जिससे आगे था, लेकिन पहली बार मॉथमैन को उसी ब्रिज पर देखा गया था। जहाँ तुम बैठे थे वहाँ से वो क्रीचर तुम्हें कितना बड़ा लगा? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब उसने अपने पंख फैलाए हुए थे तब मुझे लगता है वो 2.5 मीटर के आसपास चौड़ा होगा। क्या आपने कुछ नोटिस किया उसके नीचे से ऊपर आने पर? उसने विंग्स फ्लैपिंग की या वो किस डायरेक्शन में गया? वो ब्रिज से दूर गया और फिर शायद जंगलों की तरफ उड़कर चला गया, पर उस वक्त तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था, इसलिए हो सकता है मैंने कुछ और देखा हो। इतना काफी है। थैंक यू, आपने हमें जानकारी दी। पॉइंट प्लेजेंट मॉथमैन मिथोलॉजी का सेंटर है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग मॉथमैन फेस्टिवल में हिस्सा लेने आते हैं। लोकल्स उस क्रीचर को अपने लिए खतरा मानते हैं, इसीलिए उन पर उसका जुनून सवार है। यकीन नहीं तो आप भी देख लीजिए। जेफ वॉम्सली एक रिसर्चर हैं जो कई दशक से मॉथमैन के बारे में सबूत जमा कर रहे हैं। इस म्यूजियम में ये शायद कुछ खास तरह की चीजें हैं। ये हैंड रिटन पुलिस रिपोर्ट्स हैं उन पहले 4 विटनेसेस की। जब उन्होंने उस क्रीचर को देखा तो वो सीधे पहुंच गए शेरिफ डिपार्टमेंट में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले इंसिडेंट को और वो शिकागो के इंसिडेंट से कैसे कनेक्ट होता है। क्या आप हमें उस रात में वो इंसिडेंट के बारे में बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। 15 नवंबर 1966 को 2 यंग कपल्स कार से अपने घर वापस आ रहे थे। वो उस रोड पर ड्राइव कर रहे थे जो शहर के बाहरी हिस्से में वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस वर्क्स यानी TNT प्लांट के सदर्न बॉर्डर पर है। वहां पर उन्होंने कुछ देखा। उन्हें लगा वो कोई आदमी है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे उनके सामने थी 10 फीट लंबी विंग्स और चमकती लाल आंखें। अचानक वो उड़ा और कार के ऊपर पहुंच गया। वो डर गए। ड्राइवर ने उस क्रीचर से पीछा छुड़ाने के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई, लेकिन फिर भी कार पर बैठे उस क्रीचर के पंजे टस से मस नहीं हुए। जब कार शहर के बॉर्डर पर पहुंची तो वो क्रीचर एक खेत में घुस गया। वो यहाँ पर पहली ऑफिशियल लोकल साइटिंग थी। शहर में पहुंचने के कुछ मिनट बाद तक वो बहुत डरे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने की। पुलिस ने उनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ की थी? हाँ, की थी। ओके। मेरे पास 4 में से 3 की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने देखा कि एक बड़े पक्षी जैसी कोई चीज मेरे कार के ऊपर बैठ गई। मैंने देखा कि वो इंसान नहीं था।
वो किसी पक्षी की तरह दिख रहा था। उसकी बाजुओं की जगह पंख थे। उसका विंग स्पैन बहुत बड़ा था, लगभग 3 मीटर के आसपास होगा। मैं पैरालाइज्ड हो गई। मैंने सोचा आज मैं मरने वाली हूँ। पहले इंसिडेंट के बाद कितनी देर तक साइटिंग्स हुई और बताइए कि सिल्वर ब्रिज कब कोलैप्स हुआ? पहली ओरिजिनल साइटिंग के 13 महीने बाद अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा ब्रिज इंसिडेंट था। 46 लोगों की जान चली गई। मैंने कुछ लोगों से बात की जो कहते हैं कि उन्होंने ब्रिज के ऊपर एक क्रीचर या एक पक्षी को बैठे देखा था। लंबे समय से अफवाह है कि सिल्वर ब्रिज के टूटने से 46 लोगों की मौत के हादसे से ठीक पहले मॉथमैन को ब्रिज के ऊपर बैठा देखा गया। इस इंसिडेंट ने मॉथमैन की बदनामी को और बढ़ा दिया। लोग उसे मनहूस मानते हैं। कहते हैं 1986 की चेर्नोबिल दुर्घटना और 2009 में मैक्सिको में फैले स्वाइन फ्लू एपिडेमिक के दौरान भी वो सामने आया था और उसके पीछे कुछ और लोग भी आए। मैंने अक्सर सुना है कि जब भी मॉथमैन दिखता है तो ब्लैक ड्रेस पहने कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग आते हैं और हर घर में जाकर सवाल पूछते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? हाँ, ब्लैक ड्रेस पहने अचानक कुछ लोग उस जगह पर पहुंच गए और मेरी माँ ने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा। पॉइंट प्लेजेंट के जिन निवासियों ने मॉथमैन को देखने का दावा किया था, उनके घर फेडरल एजेंट्स पहुंचे। कोई नहीं जानता कि एजेंट्स ने उनसे क्या कहा, लेकिन उसके बाद विटनेसेस ने कभी मॉथमैन के बारे में कोई बात नहीं की। अगर ये रिपोर्ट सच हैं, तो फेडरल एजेंट्स को वेस्ट वर्जीनिया के इस छोटे शहर में क्यों आना पड़ा? क्या वो टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट को छिपाने की कोशिश कर रहे थे या फिर एक रियल क्रीचर की बात को दबाने की कोशिश? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वहाँ पर जाएं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था? हाँ बिल्कुल, उस इलाके में कोई भी जा सकता है। जहाँ साइटिंग्स हुई वो अलग चीज है, लेकिन हम अपनी आंखों से मॉथमैन फिनोमेनन की ग्राउंड जीरो देखना चाहते हैं, मतलब फॉर्मर वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस वर्क्स। तो ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत बार मॉथमैन को देखा गया है। यहाँ पर हर जगह साइटिंग 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 साइटिंग, मतलब इस पूरे इलाके में कई साइटिंग्स हुई हैं और मेरे ख्याल से ये जगह हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बीते कई सालों में चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने विंग्ड ह्यूमन जैसे क्रीचर को इस इलाके से अंदर या बाहर जाते हुए देखा है और वैसी ही साइटिंग्स आज भी जारी हैं। रिटायर्ड एयरफोर्स वेटरन और मिलिट्री पुलिस ऑफिसर डेव स्पिंक्स लगभग 2 दशक से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके बारे में उनकी अपनी एक अलग थियरी है। ये एक वीरान शहर लगता है। ये वैसा ही है जैसा था। आप वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट शहर के पास बने वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस वर्क्स के सेंटर में खड़े हैं। तो ऑर्डिनेंस का मतलब है एक्सप्लोसिव्स। हाँ, एग्जैक्टली। पॉइंट प्लेजेंट शहर के बाहर का ये सुनसान और वीरान इलाका 8000 एकड़ में फैला हुआ है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टीएनटी को बनाकर 100 कंक्रीट बंकर्स में स्टोर किया जाता था। लेकिन कई दशकों से यह अफवाह है कि मिलिट्री जो बता रही थी उससे कुछ अलग ही यहाँ हो रहा था। यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब के लिए एक्सप्लोजिव्स तैयार किए जाते थे। वाओ! इस इलाके में हुई मॉथमैन साइटिंग्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता था कि वो मिलिट्री का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है। शायद मिलिट्री मॉथमैन सुनने में साइंस फिक्शन लगे, लेकिन ये सच है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने कई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स में पैसा लगाया। कुछ प्रोजेक्ट्स एनिमल से जुड़े थे। प्रोजेक्ट पिजन में बॉम्ब्स को पिजन्स के जरिए दुश्मन के इलाके में पहुंचाना था। प्रोजेक्ट अकोस्टिक किटी में कैट का इस्तेमाल रशिया की जासूसी में होना था। वहीं बैट बॉम्ब प्लान में बैट्स के जरिए एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को दुश्मन के शहरों में पहुंचाना था। कई लोग मानते हैं कि मॉथमैन भी ऐसे ही टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। शायद ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बर्ड या फिर इंसान है। ये बेतुकी कहानी हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोगों ने इस क्रीचर को यहाँ देखा है। जरा इसे देखिए। डेव ने ऑर्डिनेंस वर्क्स के 1940 के साइट मैप ढूंढ निकाले हैं जो टॉप सीक्रेट था। यहाँ पर ये जमीन देखिए। ये 300 एकड़ की वॉर डिपार्टमेंट लैंड जो टीएनटी एरिया से बिल्कुल अलग है। और मेरे कॉन्टैक्ट्स ने बताया है कि यहाँ पर पक्का कोई न कोई टॉप सीक्रेट काम चल रहा था। मतलब 8000 एकड़ के इलाके में ये 300 एकड़ वॉर डिपार्टमेंट का था और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता था। नो ट्रेसपासिंग। एब्सोल्युटली। हो सकता है ओरिजिनल मॉथमैन साइटिंग्स के वक्त इस प्लांट में टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही हों।
हम डेव के मैप को फॉलो करते हुए इस थ्योरी की सपोर्ट में कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस टॉक्सिक रिवर में उतरना होगा जो इस बंद फैसिलिटी के चारों तरफ है, और इस मैनमेड बैरियर को शायद लोगों को दूर रखने के लिए बनाया गया था। क्या आप पहले कभी बोट को यहाँ लाए हैं? नहीं, कभी नहीं लाए। इस पानी के बारे में क्या ख्याल है स्पेशल स्टाफ? जी हाँ, अगर 1 से 10 तक नंबर देने हो, 10 मतलब पूरे पागल, यहाँ आने के हमें कितने नंबर देंगे? शायद पूरे 10। हो, अच्छी बात है, मैं हर काम ऐसे ही करती हूँ। अब हमारे लिए बोट को पानी के पास पहुँचाया जा रहा है। तैयार हो? हाँ। ओके, चलते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की जगह है। यहाँ पर पहले बहुत सारी साइटिंग्स हुई हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक्टिव थी। मॉथमैन हमेशा यहीं पर आता था। यहीं से सब शुरू हुआ है। किनारे पर चलते हैं। बोट से निकलकर हमने अपने कदम जमीन पर रखे। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ इन पेड़ों को, और यहाँ पर बहुत से पक्षी होंगे। शायद मॉथमैन भी हो। मुझे तो सिर्फ बग्स दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत कीड़े मकोड़े हैं। हालांकि इनका साइज बहुत बड़ा है, पर देखना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि ज्यादातर जमीन पर रेंग रहे हैं। जमीन पर भी रेंग रहे हैं और इनका रंग भी मिलता जुलता है। मुझे लगता है सिर्फ पेड़ों का रंग कुछ अलग है। बिल्कुल सही कहा। तो हम इन्हें आसानी से नहीं देख सकते, है ना? हाँ बिल्कुल। आखिरकार हम मैप में दिखाए गए उस इलाके में पहुंच गए। कुछ लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट यहाँ ऐसा सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट चला रही थी जो मॉथमैन साइटिंग से जुड़ा हो सकता है। मुझे कुछ दिखाई दिया है। चलो देखते हैं। ये चीज पूरी तरह से ढकी हुई है। जरा देखो। हाँ। ये तो लगभग लैंडस्केप का हिस्सा बन चुकी है। पता नहीं इसे कितने सालों से खोला नहीं गया। तैयार है ना? संभल कर। ठीक है, थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ। ओह गॉड, क्या है ये? मॉथमैन की इन्वेस्टिगेशन ने हमें वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा दिया है। फिल और जेस उस कंट्रोवर्शियल थियरी की जांच में लगे हैं जिसके मुताबिक इन बंकर्स में जानवरों और शायद इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और वो मॉथमैन साइटिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ कोई क्रीचर छिपा हुआ है। सवाल ये है कि वो कौन है और क्या है। तैयार हो? हाँ। ओह माय गॉड, ये है क्या? डीजल ऑयल का बैरल। ये क्या है? ओह, ये है स्प्रॉकेट। ओह, जरा देखो इसे, देखो। वो ये सामान यहाँ क्यों छोड़कर गए होंगे? पता नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ कुछ बांधा गया था। ये जरूर कोई खास चीज थी, इससे वो कुछ काम तो लेते ही थे। मुझे डर लग रहा है। ओह, ये क्या है? लगता है पुराना फायर एक्सटिंग्विशर है। डेटन फायर एक्सटिंग्विशर, डेटन ओहायो। क्या इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है? मुझे नहीं लगता, लेकिन दिलचस्प बात यह है क्योंकि ये डेटन से जुड़ा हुआ है। हाँ। बंकर को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी नजर एक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर पर पड़ गई। जरा उधर देखो, ये है क्या? चलो अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
ओह, ओ माय गॉड। ओह, वाह, ये कितना बड़ा है। ओह, मैं अपना पैडल पानी में डालने जा रही थी, तभी मैंने नीचे देखा। देखो। नीचे क्या? नीचे क्या? मैं नहीं जानती। क्या तुम्हें नीचे कुछ दिखाई दिया? पानी के अंदर क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। अगर कोई मॉथमैन है तो फिर वो यहीं रहना पसंद करेगा। ओह, तुमने आवाज सुनी? उधर वहां से आई थी। मुझे तो लगा कि ये आवाज बाहर से आई है। ठीक है, बाहर चलकर देखते हैं। तुमने आवाज सुनी? ओह, वहां पर जरूर कोई है। क्या तुम्हें कुछ दिखा? मुझे वो आवाज उधर से आई थी। पेड़ के ऊपर लाइट फ्लैश करो। रुको, शायद मैंने कुछ देखा है। वो क्या है? कुछ तो मूव हुआ है। थोड़ा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा लेफ्ट में। कोई लाइट से बचना चाहता है। कुछ ना कुछ तो जरूर है। चलो करीब जाकर देखते हैं। ओके। मेरे पास थर्मल कैमरा है। अगर वहां से कोई बायोलॉजिकल क्रीचर हीट जनरेट करेगा तो कैमरा में साफ दिखाई देगा। मुझे तो लगता है वो पेड़ के ऊपर ही होगा। कहाँ? लाइट वहां पर रखो जहां तुमने उसे देखा था। देखो, यहाँ पर। ठीक है, मैं देख रही हूँ। हे, मुझे भी थर्मल कैमरा में कुछ दिखा है। ओह माय गॉड। वाओ, तुम्हें क्या लगता है क्या है? ओह, गायब हो गया। ठीक है, चलो किनारे की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमें वहां क्या दिखाई देता है। ठीक है। क्या हमें इस पेड़ पर कुछ दिखाई दिया था? कह नहीं सकता। मुझे लगता है ये वो पेड़ था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक घंटे तक ढूंढने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल सका कि आवाज कहां से आई थी और थर्मल कैमरा पर कौन दिखाई दिया था। अब दिन निकलने वाला है, इसलिए हमने वापस जाने का फैसला किया। ऑर्डिनेंस प्लांट से मिली चीजों से ये साबित होता है कि डेव सही कह रहे थे। यहाँ जरूर सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस होते होंगे, लेकिन मॉथमैन क्रिएट करने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। हम जॉश से बात करके उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले कॉफी पी लेते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? हाय। हम इस वक्त चाहते हैं मॉथमैन एक्सपीरियंस। ऑसम, हमारे पास मॉथमैन ब्रू है। ओके। और कॉफी के लिए मॉथमैन ड्रॉपिंग्स हैं। और ये है मॉथमैन शुगर कुकीज। ओह, ये तो बहुत क्यूट है। छोटी ग्लोइंग रेड आईज। ओह, मैं तो इसे जरूर लूंगी। Okay. मैं इसे ट्राई करना मैं चाहूंगी। लूंगा थोड़ी मॉथमैन ड्रॉपिंग्स क्योंकि इनका टेस्ट होगा डिलिशियस। गुड चॉइस। और इसके बाद हम लेंगे 2 मॉथमैन ब्रूज। हाँ, क्या हमें 2 ब्रूज मिल जाएंगे? क्यों नहीं? क्या लोग कभी आपके पास आकर आपसे मॉथमैन से जुड़े सामान के बारे में पूछते हैं? हर रोज। ओह, सच में? यहाँ हर रोज बहुत टूरिस्ट आते हैं। मतलब यहाँ होती है मॉथमैन पार्टी? हाँ, लोग हर जगह से आते हैं, पूरे देश के हर कोने से। और हमारे शहर में कई तरफ से इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है मॉथमैन? मैंने कभी नहीं देखा है मॉथमैन, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर है। जरूर है। हाँ। थैंक यू। लगता है हमें सफलता भी मिलेगी। चीयर्स। ठीक है, अब जॉश से बात करते हैं। चलो बात करते हैं। हेलो। तो वेस्ट वर्जीनिया में सब कैसा चल रहा है? हमें यहाँ पर यकीनन कुछ अजीब चीजें देखने को मिली हैं। तो मुझे उनके बारे में बताइए। वो जो इलाका है जहाँ सारी ओरिजिनल मॉथमैन साइटिंग्स हुई हैं, वो वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस वर्क्स। वो TNT प्लांट।
हाँ एग्जैक्टली हमने उस एरिया के मैप को भी देखा और हमने देखा कि ठीक उसके बीचों बीच की जगह दी गई थी वॉर डिपार्टमेंट को, लेकिन वजह नहीं बताई गई। वॉर डिपार्टमेंट, ओके। तो क्या लगता है आपको वहाँ कोई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था? पॉसिबली। और कल रात को हम दोनों उस एरिया में गए थे। क्या आपको उस इलाके में कुछ मिला? वहाँ पर थे कुछ सील्ड बंकर्स और हम उनमें से एक के अंदर गए। ऐसा लग रहा था कि उन बंकर्स को छिपाने की कोशिश की गई थी। तो अंदर क्या मिला? जहाँ हमें लगता है कि TNT स्टोर किया जाता था, वहाँ हमें बड़ी अजीब चीजें मिली। वहाँ पर चेन्स, शैकल्स और डीजल ड्रम था। वहाँ था एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर डेटन ओहायो से। और हाँ, टूल्स भी। एक मिनट। उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा था डेटन। हाँ। डेटन ओहायो में है, राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस। ये सबसे मशहूर मिलिट्री बेसिस में से एक है और वहाँ पर भी कई टॉप मिलिट्री एक्टिविटीज होती रहती हैं और ये सब है ऑन रिकॉर्ड। और अगर किसी तरह की टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी वहाँ पॉइंट प्लेजेंट में, राइट पैटरसन और डेटन उससे 241 किलोमीटर दूर हैं। शायद उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो। लेकिन वो जगह पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। आप उसकी बात कर रहे हैं जिसे लोग मानते हैं रियल एरिया 51, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। चलिए मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट में देखी गई चीजों के बारे में बात करके ये समझने की कोशिश की कि क्या मॉथमैन साइटिंग्स का मिलिट्री प्रोग्राम से कोई रिश्ता हो सकता है। अब हम सबसे ज्यादा सीक्रेटिव मिलिट्री बेस यानी राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के अंदर जाने की परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। मेरा एक कांटेक्ट बना था राइट पैटरसन में एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई साल पहले। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे कांटेक्ट हो। तब तक शिकागो में हुई साइटिंग्स के कई विटनेसेस हैं और मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मुझे पता चला है कि वहाँ एक विटनेस ने दावा किया है कि उनके पास मॉथमैन की कुछ पिक्चर्स हैं, लेकिन वो उन पिक्चर्स को दिखाने से हिचकिचाते हैं। मैं उन्हें देखना चाहूंगी। ठीक है, चलो शिकागो चलते हैं। चलो टू शिकागो, गुड लक। मैं राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के अंदर जाने की परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी टीम पहुंच गई है लगभग 705 किलोमीटर दूर शिकागो। यहां मॉथमैन का मिलना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों को क्या कहें जिन्होंने उसे देखने का दावा किया है। हम अब उस आदमी से मिलेंगे जो हमें हाल ही में हुई मॉथमैन साइटिंग्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा। ऊपर जाना होगा मतलब? ऊपर मॉथमैन जितना। शिकागो की कोई भी बिल्डिंग इस विलिस टावर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसे पहले कहते थे सीएस टावर और ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहीं पर आई विटनेसेस ने मॉथमैन को देखा है। जेसिका और फिल यहाँ मिलेंगे ऑथर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चले ऊपर टोबायस वेलेंट से, जो हाल ही में हुई मॉथमैन साइटिंग्स का डेटा जमा कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। टोबायस, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बहुत सीढ़ियां हैं। तो बताइए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बुलाया है मॉथमैन ने। मॉथमैन ने 1000 फुट ऊपर ये जगह चुनी है। इससे भी ऊपर जो साइटिंग यहाँ पर हुई है, तब वो क्रीचर बिल्डिंग के ऊपर था। एक आदमी नीचे सड़क पर स्मोक कर रहा था और ये बात है जुलाई 2017 की। उसने टावर के ऊपर किसी को देखा, वो वहीं खड़ा था और उसने एक विंग्ड ह्यूमन को टावर से जंप करते हुए देखा। उस साइटिंग के बाद लगातार साइटिंग्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं और सब यही कह रहे हैं कि कोई बड़ा बैट जैसा क्रीचर उन्होंने देखा है। हमें शायद 100 से भी ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स मिली जो मॉथमैन से जुड़ी थी। क्या सभी इसी एरिया से थी या पूरे इलाके से? हमें रिपोर्ट्स मिली लगभग 320 किलोमीटर दूर लेक मिशिगन से। ओके, ये काफी दिलचस्प है क्योंकि मॉथमैन हमेशा, जैसे कि रिपोर्ट्स और स्टोरीज जो मैंने सुनी और पढ़ी हैं, उनमें ज्यादातर रूरल एरियाज का जिक्र है। कभी शिकागो के सेंटर के बारे में नहीं सुना। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। साइटिंग्स हमेशा हमेशा ग्रीन एरियाज के आसपास ही हुई है। बहुत साइटिंग्स हुई हैं। हैरान हूं कि शहर में कितनी ग्रीन स्पेसेस हैं। शायद ज्यादा लोग नहीं जानते कि वो इस शानदार जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर आउल्स हैं, यहाँ पर हेरन्स हैं और कई बड़े पक्षी हैं। तो जब भी वो अंधेरे में किसी को उड़ते देखते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने मॉथमैन को देखा है और मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि उन्हें लगता है मॉथमैन यहाँ होगा। हालांकि इस बात के ज्यादा फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने जो तरीका चुना है साइटिंग्स की सच्चाई जानने का, वो है विटनेसेस का विश्वसनीय होना।
और मैंने कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए लोग देखे हैं जो आम इंसान हैं। उन्होंने सामने आकर अपनी कहानियां सुनाई हैं। और जब आप एक अच्छे इंसान की बात सुन रहे होते हैं और जो आपको ये बताते हैं कि वे विंग्ड ह्यूमनॉइड से सिर्फ कुछ ही दूरी पर खड़े थे, मुझे लगता है कि ऐसे हालत में नामुमकिन तो नहीं पर किसी बड़े पक्षी को पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं जल्द ही शिकागो की किसी आई विटनेस से बात करना चाहती हूँ ताकि जान सकूं कि क्या यहाँ हुई मॉथमैन साइटिंग्स को किसी तरह के सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है। इसलिए अब हम विलिस टावर से लोअर वेस्ट साइड जा रहे हैं। वहाँ हम आई विटनेस केली हनाडा से मिलेंगे जिन्होंने मॉथमैन के फोटोज खींचे थे लेकिन अभी तक किसी को दिखाई नहीं है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताइए। जब मैं साइकिल से इस रास्ते से सुबह अपने काम पर जा रहा था, मैं रोजाना ही इस रास्ते से जाता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं चौक पर पहुँचा तो लाइब्रेरी के ऊपर लगे फ्लैग्स को देख रहा था और तभी एक आदमी आसमान की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया और तब मेरी नजर एक बड़े फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी। मैं उसी वक्त समझ गया कि मैं मॉथमैन को देख रहा हूँ। तो आपके दिमाग में एकदम से आया मॉथमैन? हाँ, जब मैंने उसे देखा तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपने कैमरा में जिसे कैद किया है वो और कोई नहीं, मॉथमैन ही है। मेरे हेलमेट पर गोप्रो फिट था, इसीलिए मैं उसे कैप्चर कर पाया। क्या किसी तरह हम उस फुटेज को देख सकते हैं? मैं वो फुटेज लोगों को दिखाने से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ क्योंकि लोग इसे गलत समझते हैं, उन्हें कुछ और नजर आता है और वो कहते हैं कि देखो यही वो पागल आदमी है जिसने अपने कैमरा में मॉथमैन को कैप्चर किया था। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, खास चीज ये है कि आप अकेले वो इंसान नहीं है जिसने उस अजीब ऑब्जेक्ट को देखा है। तो आपने जो भी देखा है वो अभी तक रहस्य है और हम यहाँ पर आए हैं ताकि उसे सुलझा सके। हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बस कुछ स्टिल फोटोज हैं जो मैंने कैप्चर की थी। इसे देखिए। हाँ, मेरी टीम जांच कर रही है शिकागो में देखे गए जायंट विंग क्रीचर के बारे में। केली हनाडा काम पर जा रहे थे और उनके हेलमेट पर कैमरा फिट था। उसने किसी बड़े ऑब्जेक्ट की आकाश में उड़ते हुए इमेजेस कैप्चर की। ओह हाँ, ये रहा वो। ओह वाओ! देखिए, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने उसे यहाँ से उड़ते हुए देखा और वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था और वो पूरा समय हवा में ही था। तो केली, मुझे लगता है खासकर इस फ्रेम को देखकर अगर ये मॉथमैन की फोटो है तो बहुत ही अच्छा होगा। पर सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पक्षी है ना? हाँ, लेकिन अगर आप इसके साइज को देखें तो इसके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर होगा। हाँ, और किसी पक्षी की तरफ लोग इतने ध्यान से क्यों देखेंगे? क्यों कोई काम पर जाता हुआ आदमी रुककर आकाश की तरफ इशारा करेगा? मैं जरूर करता अगर मैं देखता ग्रेट हॉर्न्ड आउल या फिर ड्यूरा फैल्कन को। कहने का मतलब है बड़े पक्षी भी हैं। तुम बहुत ही अलग अमेजिंग पर्सन हो। मुझे पागल कहना चाह रही हो? नहीं। केली की फुटेज में हमने ह्यूमन साइज जैसी चीज को शिकागो के ऊपर उड़ते देखा। साइज और शेप पर गौर करने के बाद कई लोगों का मानना है कि शायद किसी आदमी ने विंग सूट पहना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने विलिस टावर से जुड़ी साइटिंग्स के बारे में अंदाजा लगाया है कि कोई बेस जंपर इलीगली ऊपर से कूदा होगा। इन थ्योरीज को चेक करने के लिए हम एक इंडोर स्काई डाइविंग फैसिलिटी में एक्सपर्ट विंग सूट पायलट और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो रिडलर से मिलने वाले हैं। हम दोनों शिकागो में आए हैं इन्वेस्टिगेट करने मॉथमैन साइटिंग्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, हमें लगता है कि कई चीजें हो सकती हैं, जिनमें से एक की शायद वो कोई बेस जंपर था या फिर किसी ने विंग सूट पहना हो। बेसिकली आपकी तरह कोई, क्योंकि आपने भी बहुत सारे जंप्स किए हैं, है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। 1500 से सिर्फ कुछ जंप्स कम है। वाह। हाँ, एक चीज बता दूं, बेस जंपिंग एक रिस्की स्पोर्ट है जहां लोग ऊंचाई से कूदते हैं और फिर पैराशूट खोल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग सूट के फैब्रिक सेक्शन ऐसे होती हैं जिनमें हवा भर जाती है और आप ग्लाइड करते रहते हैं। वहाँ पर लैंडिंग के लिए आपको पैराशूट चाहिए होता है। हमें कैसे पता लग सकता है कि कोई आदमी बेस जंपर है या उसने विंग सूट पहना है या ओ देखो वो रहा मॉथमैन? जब बात आती है बेस जंपिंग की, जंपर्स रात में माहिर होते हैं। ये किसी भी आर्म स्पोर्ट जैसा नहीं है और दिन में जंप को ठीक नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट का पता होना चाहिए और लैंडिंग एरिया का भी। हमने जो को स्क्रीन पर वो चीज दिखाई जहां आई विटनेस ने विंग्ड क्रीचर देखा था।
उसने बताया कि वो ऊपर की तरफ देख रहा था और कोई कूदा, और फिर उसने कहा कि उसने किसी को उड़ते हुए देखा जो कि लेक की तरफ जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? ओह नो, बिल्कुल नहीं। तो इन बिल्डिंग्स की ऊंचाई विंग सूट जंप के लिए सही है, लेकिन अगर हम लैंडिंग एरिया के बारे में सोचें तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ से जंप नहीं हो सकता है। हमने जो को केली हनाडा द्वारा गोप्रो से कैप्चर की गई इमेजेस भी दिखाई। जो ने बताया उन इमेजेस में विंग सूट या कोई बेस जंपर नहीं है। अगर हम मॉथमैन को देखना चाहते हैं तो हमें उस जगह पर जाना होगा जहां वो रहता है, क्योंकि उतना विशाल बायोलॉजिकल क्रीचर किसी बड़े शहर के ऊपर से उड़ तो सकता है, लेकिन हाँ, वहां कभी घर नहीं बना सकता। एक साइटिंग घने जंगल के इलाके में हुई जो शहर से लगभग 24 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। 32 किलोमीटर में फैला ये इलाका फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ इंसान नहीं रहते, जानवरों और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर मॉथमैन कहीं हो सकता है तो यहीं होगा। कार से नीचे उतरो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या है वो चीज़? हमारा मकसद है उस क्रीचर का फोटो कैप्चर करना जिसे लोगों ने यहाँ देखा था, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कई मोशन सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ कैमरास। तो बताओ ये चीज है क्या? मारने के लिए क्रॉसबो किस लिए है? हम इसे ट्री के ऊपर शूट करेंगे और लाइन के एंड में हम एक ट्रेल कैमरा अटैच कर देंगे। फिर जो भी इसके पास से उड़ेगी हमें उसकी फोटो मिल जाएगी। हम जंगल को अलग अलग हिस्से में बांटकर हर कोने में कैमरा लगा रहे हैं। कैमरा लगाने के बाद हम उसे क्रॉसबो की मदद से पेड़ के ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें पूरा और अच्छा व्यू मिल सके। रात होने से पहले हमने अपने सारे कैमरास फिट कर दिए थे। देखो, मोशन इनको ट्रिगर करेगी और ये फोटो खींचेंगे। जब मैं ऐसे एरिया के बारे में सोचता हूँ तो ये बहुत बड़ा हैबिटेट है। इस हिस्से में कई साइटिंग्स हुई हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत बड़े क्रीचर्स रहते हैं। ऐसे कैमरास में सबसे अजीब चीज तुमने क्या देखी? सेंट्रल अमेरिका में मैंने जैगुआर देखा और उस एरिया में हमने कई बार शिकारी भी देखे। तुम्हें पता है उनके पास गन्स होती थी। रुको, ये कैसी आवाज है? मैं नहीं जानती, ऐसा लगा जैसे आवाज वहाँ से आई है। मेरे पास थर्मल कैमरा भी है। हाँ, मूवमेंट तो हो रही है। वहाँ जरूर कुछ है। हाँ, इसी पेड़ के ऊपर। ओह माय गॉड, यहाँ आओ, यहाँ आओ। वही है, वही है, अभी मूव हुआ। फिल और जेसिका हाल में हुई मॉथमैन साइटिंग्स की नॉर्थ शिकागो में जांच कर रहे हैं। मोशन एक्टिवेटेड वाइल्ड लाइफ कैमरास को सेट करते वक्त उन्हें पेड़ से कोई आवाज सुनाई दी। मूव कर रहा है। हाँ, मूवमेंट तो हो रही है। ओह, मुझे कैमरे में कुछ दिखा है। तुम्हें कुछ दिखा? इधर आओ, वहाँ पर, देखो वहाँ पर। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। क्या तुमने कुछ सुना? कुछ सुनाई दिया? हाँ, कुछ तो सुनाई दिया। हमने कई घंटे सर्च की, लेकिन हमें पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आई थी। दिन निकलने वाला है। हमने अपने कैमरास को चेक किया, सब ठीक से काम कर रहे हैं, और तभी हमें जॉश का फोन आया। चलो सफर फिर से शुरू करते हैं। जॉश ने राइट पैटरसन में अपने कांटेक्ट को ढूंढ लिया है। अब वो हमें बताएंगे कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम था जिससे हमें पॉइंट प्लेजेंट की मॉथमैन साइटिंग्स का पता चल सके। अगर हम बात करें राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस और वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट की, तो उनमें कोई भी कनेक्शन बनता नहीं है। अब पता नहीं ये हमारी तरफ से कोई बेवकूफी तो नहीं है। हो सकता है कि हम कोई गलती कर रहे हो, पर फिर भी ठीक है। मेरी बात सुनो, मिलिट्री बेसिस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर किसी बेस का नजदीकी बेस से कुछ कनेक्शन भी हुआ। सही कहा। जॉश के कांटेक्ट से मिलने के लिए हम शिकागो से लगभग 480 किलोमीटर दूर ओहायो के डेटन शहर की तरफ जा रहे हैं। रे समांस्की एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। उन्होंने कुछ किलोमीटर दूर ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में हमें मिलने के लिए कहा जहां कभी टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम चलते थे। तो रे, आपने यहाँ पर कितने साल काम किया है? मैंने राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में लगभग 4 दशक बिताए हैं। और क्या काम करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंसेस वेपन सिस्टम में। उस पोस्ट पर मैंने कई सीक्रेट प्रोग्राम्स में काम किया। इस तरह की जगह पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ सीक्रेट रखना कितना आसान है। इस अबैंडन्ड फैसिलिटी में कभी हिस्ट्री का सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम चलता था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
लेट 1930s से लेकर मिड 1940s तक यहाँ 1,30,000 लोगों ने पूरी तरह गुप्त रहकर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया। तो जो हमें थ्योरी सुनने को मिल रही है इन मॉथमैन साइटिंग्स के साथ, वो ये है कि शायद वो गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब एक तरह की टेस्टिंग जो वो कर रहे थे। क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है क्योंकि बात 1960 के दशक के शुरू की है। समय तो बिल्कुल सही है। नई लेबोरेटरीज बन रही थी, नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा था, ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को परफेक्ट किया जाता था राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फाइबर ऑप्टिक्स, नए मटेरियल्स, फ्लाइट सूट्स के लिए टफ ड्यूरेबल मटेरियल्स, या फिर इसी तरह की कई सारी चीजें जो मिलिट्री के काम आ सकती थी। तो आप हमें बता रहे हैं कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में शायद ऐसे फ्लाइट सूट्स बने और जिन्हें आगे चलकर लोगों ने नाम दिया होगा मॉथमैन साइटिंग्स का। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। जब कोल्ड वॉर हाइट पर थी तब सबसे बड़ी जरूरत क्या समझी गई थी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में? मतलब ऐसे फ्लाइट सूट या फिर पैराशूट? मिलिट्री उस समय ज्यादा इंटरेस्टेड थी किसी तरह के सिंगुलर सोल्जर एयर ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि अपने पैराफॉयल या क्रूसीफॉर्म सूट की मदद से वो दुश्मन के पीछे पहुंच सकते थे या नुकसान कर सकते थे। उन्हें उस वक्त डेवलप करने की कोशिश की गई और जेट पैक्स को भी। इसलिए मिलिट्री इस नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह जानती थी और शायद बाद में फ्लाइट टेस्टिंग भी हुई हो जो कि कहीं भी हो सकती थी। और पता चला कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस की विंड टनल में उनके डिजाइन को डेवलप किया जा रहा था, परफेक्ट किया जा रहा था। और शायद जब किसी ने पहली बार आदमी को उड़ते देखा तो हो सकता है उसने कुछ और समझ लिया, जैसे अब हम कह रहे हैं मॉथमैन। हो सकता है कि मॉथमैन गवर्नमेंट के एक बहुत ही खास टॉप सीक्रेट प्रोग्राम की देन हो। हाल ही में डिक्लासिफाइड की गई 1961 की फुटेज में फ्लाइंग सोल्जर टेक्नोलॉजी का शुरुआती रूप देखा जा सकता है। 1960 के दशक के आखिर तक इस टेक्नोलॉजी पर काम चलता रहा और 1978 में यूएस मिलिट्री की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स के ट्रूप्स मतलब डेल्टा फोर्स के जवान कॉम्बैट फाइट सूट्स को टेस्ट कर रहे थे। इससे ये बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट एजेंट्स क्यों लेटेस्ट सीक्रेट टेक्नोलॉजी का राज गुप्त रखने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे थे। अगर पॉइंट प्लेजेंट साइटिंग्स की बात करें तो फिल और जेस ने अबैंडन मिलिट्री प्लांट में कई जानवर देखे हैं। अपनी लाइट उधर रखो जहां तुमने उसे देखा। ठीक यहीं पर। मैंने अपनी थर्मल कैमरा में कुछ देखा है। ओह माय गॉड। लेकिन जो मॉथमैन को देखने का दावा करते हैं शायद वो 50 साल के मॉथमैन मेनिया की पकड़ में फंसे हुए हैं। जहां तक शिकागो साइटिंग्स की बात है, हम बेस जंपर और विंग सूट फ्लायर को पहले ही नकार चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिमोट वाइल्ड लाइफ कैमरा से लगातार फोटोज मिल रहे हैं और सबूत हमारे पास हैं। सैंड हिल क्रेन चेक, गोल्डन ईगल चेक, लेकिन मॉथमैन नहीं है। अब जेस को भी फिल की बात पर यकीन हो गया है कि शिकागो में मॉथमैन साइटिंग्स और कुछ नहीं, सिर्फ गलतफहमी थी। वो थे लार्ज विंग्ड बर्ड्स। सैंड हिल क्रेन और गोल्डन ईगल के पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर तक होता है और अगर आप भी इन हवादार शहर में उन्हें देखेंगे तो मॉथमैन ही समझेंगे।